नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स एंड ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर प्रसिद्ध रोमांटिक राइटर्स गुलशन नंदा, रानू, राजवंश आदि के उपन्यास हमेशा मौलिक और शुद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत होते रहे हैं और आपने उनको बहुत पसंद भी किया है। अभी पिछले करीब 2 महीने से कोई भी उपन्यास नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। आप सभी सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे हैं कि और भी उपन्यास लाए जाएं। मुझे खुशी है कि आपको मेरी आवाज़ में ये उपन्यास सुनना पसंद आ रहा है। तो मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है गुलशन नंदा का एक और भव्य उपन्यास लक्ष्मण रेखा। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किए थे गुलशन नंदा जी के कुछ उपन्यास, जैसे मैली चांदनी, पीले फूल, भंवर, कटी पतंग, चंदन, पतिता, जो आपने बेहद ही पसंद किए हैं। इसके अलावा रानू के 2 उपन्यास फूलों की रानी, प्यासी शबनम, राजवंश का अभिशाप, इन उपन्यासों को आपने बहुत ही पसंद किया है। इसके अलावा हमने चंद्रकांता उपन्यास शुद्ध व मौलिक रूप से आपके सामने 8 भागों में प्रस्तुत किया, जो आपको बेहद ही पसंद आया है। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने गुलशन नंदा जी का उपन्यास लक्ष्मण रेखा का भाग 1। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी ने जैसे ही 4 बजाए तो राजधानी एक्सप्रेस में बैठी मुक्ता एकाएक चौंक गई। गाड़ी छूटने में केवल 10 मिनट बाकी थे। परेशानी में वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ को देखने लगी। उसे रजत कहीं दिखाई नहीं दिया। वैसे भी खिड़की के सांवले शीशों के पीछे से किसी को पहचान लेना कठिन था। रजत को आसपास कहीं न पाकर उसके शरीर में झुरझुरी सी होने लगी और वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि क्यों रजत से उसने अपनी प्यास की बात कही थी। उसके बार बार मना करने पर भी वह उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया था। ज्यों-ज्यों गाड़ी छूटने का समय निकट आता जा रहा था, मुक्ता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक ही वह चौंक उठी, क्योंकि कोई ठंडी सी चीज़ उसके गाल से छू गई थी। वह तड़प कर पलटी और फिर रजत को देखकर मुस्कुरा पड़ी, जो थम्सअप की ठंडी बोतल उसके गाल से लगाए खड़ा था। रजत ने बोतल और स्ट्रॉ से थमाते हुए कहा, लो, बुझा लो प्यास। मैं डर रही थी। क्यों? कहीं तुम्हारे आते आते गाड़ी न छूट जाए। अभी 10 मिनट बाकी हैं। 10 नहीं, 8। मुक्ता ने रजत की चमकती हुई आंखों में झांकते हुए कहा और स्ट्रॉ से जल्दी जल्दी थम्सअप पीने लगी। उसे लग रहा था मानो यह 8 मिनट ना हो, बल्कि 8 क्षण हों, जो हवा के एक झोंके में उड़ जाएंगे। विदा होने से पहले उसको रजत से बहुत कुछ कहना था, जो घबराहट में वह सारे के सारा भूल गई थी। आदमी को समय का मूल्य ऐसी ही परिस्थिति में अनुभव होता है, जब वह अपने प्यार करने वालों से बिछुड़ रहा हो और घड़ी की सुइयां बिजली की गति से भाग रही हों। कोल्ड ड्रिंक पीती हुई वह झुल्लाकर कड़ी को नुकीली सरकती सुइयों को देखने लगी। मायके से कब लौटोगी? रजत ने पूछा। जब पापा और रीमा मुझसे बोर होने लगेंगे। यहाँ मेरी बोरियत का क्या होगा? बम्बई बड़ा रमणीक स्थान है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर तुम्हारा प्रोफेशन भी तो ऐसा ही है। नहीं मुक्ता, तुम्हारे बिना यह रंगीन शहर उजड़ा उजड़ा सा लगेगा। इसकी चहल पहल खाने को दौड़ेगी। क्या करूं, मजबूरी ही है। उसने थम्सअप का एक लंबा घूंट भरते हुए कहा। जब लड़का रीमा को पसंद है तो तुम्हारी स्वीकृति या अस्वीकृति से क्या अंतर पड़ेगा? पापा की संतुष्टि हो जाएगी। उन्हें मुझ पर बड़ा भरोसा है। लेकिन मेरे चुनाव पर तो उन्हें तुम पर भरोसा नहीं था। वह बात इश्क की थी और तुम्हारे पापा की इश्क से चिढ़ थी। उन्हें विवशता से ही हमारी शादी स्वीकार करनी पड़ी थी। और क्या? मुक्ता ने कुछ लजाकर कहा। फिर भी पछतावा तो नहीं हुआ उन्हें? उनके तीनों दामादों से सबसे बढ़कर हैंडसम हूँ। तुम्हें अपने बारे में बड़ा भारी भ्रम है, मुक्ता ने शरारत से कहा। जानते हो रीमा के मंगेतर के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? क्या? लड़का अत्यंत सुंदर है, बिल्कुल अंग्रेज लगता है। सफ़ेद चमड़ी और पर्सनैलिटी में अंतर है मुक्ता। हर गोरा आदमी सुंदर नहीं कहा जा सकता। रजत ने मैं पर बल देते हुए गौरव से कहा। मैं हूँ। जानते हो तुम क्यों हो? मुक्ता ने फिर शरारत भरी आंखों से उसे देखा। इसलिए कि तुम मेरे पति हो, समझे?
और मुस्कुराते हुए मुक्ता ने अपने मुंह से स्ट्रॉ फेंककर बाकी बची हुई बोतल रजत के मुंह से लगा दी। रजत एक ही सांस में बाकी सारी बोतल पी गया। इस तीक्ष्णता के कारण उसे ठसका सा लगा और ड्रिंक ओठों की कोरों से बाहर निकल आया। मुक्ता ने झट रूमाल से उसका मुंह पोंछ दिया। उसकी यह शरारत देखकर पिछली सीट पर बैठा बच्चा अनायास हंस पड़ा। गाड़ी छूटने में अब कितनी देर है? जानते हुए भी मुक्ता ने रजत से पूछा। 5 मिनट। नहीं, 4 मिनट। तुम चाहती हो मैं भाग जाऊं? नहीं, लेकिन गाड़ी छूटने के बाद तुम चलती गाड़ी में से छलांग लगाओ, यह मुझे पसंद नहीं। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। रजत ने जाने के लिए एक कदम बढ़ाकर वहीं खड़े खड़े शरारत से कहा। मुक्ता ने इस शरारत का तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसकी लंबी लंबी पलकों के पीछे पुतलियां गहरी होने लगी थी। लगता था प्यार का ठाठे मारता सागर विदाई के 2 मोटे आंसुओं से सिमटकर बस बहने ही वाला था कि गाड़ी की विसल सुनाई दी और डिब्बे में खलबली सी मच गई। अपने प्रियजनों और मित्रों को छोड़ने आए हुए लोग अंतिम बार मिलकर दरवाजे की ओर भागने लगे। मुक्ता भी उठ खड़ी हुई। रजत ने धीरे से उसके गालों पर विदाई के अंतिम चुंबन अंकित किए और बाहर की ओर जाने लगा। भावुकता से मुक्ता का गला रूंध गया था। वह भर्राए हुए स्वर में उसका हाथ दबाकर बोली, अपना ध्यान रखना, घबराना नहीं, जल्दी लौट आऊंगी। साथ वाली सीट पर कोई नहीं आया। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ। रजत ने जाते जाते मुक्ता के साथ वाली सीट को देखकर कहा। ओ देख, कहाँ दा आ चुकिया ए वीर जी। पिछली सीट पर बैठे एक सरदार जी ने गोद में लिए हुए बच्चे को उस सीट पर बिठाते हुए कहा। यह वही बच्चा था जो कुछ देर पहले उनको देखकर हंसा था और अब मुस्कुरा रहा था। रजत ने उस हंसमुख से बच्चे को देखकर उन सरदार जी को देखा, जिनकी बगल वाली सीट में कोई बीमार सी दुबली पतली स्त्री बैठी थी, जो शायद सरदार जी की धर्मपत्नी थी। उसके दुबले शरीर और पिचके हुए पीले गालों से लगता था कि सरदार जी ने उसे स्त्री कम और मीठा आम अधिक समझकर चूस चूस कर घुला डाला था। सत श्री अकाल कर अंकल जी। सरदार जी ने बच्चे को ऑर्डर दिया और बच्चे ने हाथ जोड़कर तोतली जबान में कहा, सत श्री अकाल। रजत ने मुस्कुराकर बच्चे का सिर थपथपाया और जाने के लिए बढ़ते बढ़ते फिर एक दृष्टि मुक्ता पर डाली। सरदार जी झट बोल उठे, तुसी चिंता न करो वीर जी, असी भरजाई दा पूरा ध्यान रखांगे दिल्ली तक। गाड़ी की दूसरी विसिल हुई और रजत तेजी से खड़े हुए यात्रियों की भीड़ को चीरता हुआ डिब्बे से बाहर निकल गया। उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा ही था कि गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर तक वह डिब्बे के साथ साथ हिलता हुआ दौड़ता रहा, फिर आखिरी बार हाथ हिलाकर बाय बाय कहकर रुक गया। उसे लगा था कि शीशे के साथ लगी उसे देखती हुई मुक्ता की आंखों से आंसू बह निकले थे। यह वही प्यार का अथाह ठाठे मारता सागर था जो आंसुओं के रूप में सिमटकर पलकों के बांध को आखिर फलांग ही गया। रजत को अपना दिल डूबता हुआ सा अनुभव हुआ और वह सीने पर हाथ रखकर रेलगाड़ी के गुजरते हुए डिब्बे को देखने लगा, जिसमें बैठी हुई उसकी ज़िंदगी क्षण प्रतिक्षण उससे दूर होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे गाड़ी का अंतिम डिब्बा छोटा होते होते एक बिंदु मात्र सा रह गया। कुछ देर बाद वह बिंदु भी आंखों से ओझल हो गया। रात वह देर से घर पहुंचा। रास्ते में वह एक क्लाइंट के घर रुक गया था, जिससे कुछ पुराना लेन देन का हिसाब करते हुए और आगामी काम के लिए एडवांस लेते हुए देर हो गई थी। रजत एक उभरता हुआ चित्रकार था। दिल्ली में अपनी कला पर दक्षता तो उसने प्राप्त कर ली थी, किंतु आत्मविश्वास उसे बम्बई आकर ही मिला था। केवल 1.5 ही बरस में उसने पब्लिसिटी साइड में अपना विशेष स्थान बना लिया था। कैलेंडर कंपनियों के सदस्य तो दिन रात उसके घर के चक्कर लगाते रहते थे। रंगों के चुनाव, दृश्यों के चित्रण में वह कुछ ऐसा जादू भर देता था कि देखने वाले बरबस मोहित उठते। उसकी गणना बड़े क्लासिक चित्रकारों में ना सही, लेकिन कमर्शियल आर्ट में वह उत्तम था। बम्बई के कई माने हुए कमर्शियल आर्टिस्टों को पछाड़कर उसने अपना विशेष स्थान बना लिया था। दूसरे आर्टिस्ट उससे जलते थे। उनके द्वेष और जलन की परवाह किए बिना रजत संलग्न अपने काम में जुटा रहता। उसकी कला के प्रति लगन, परिश्रम और सफलता के पीछे
मुख्य हाथ उसकी पत्नी मुक्ता का था। मुक्ता अपने कलाकार पति के कार्य, उसकी आकांक्षाओं और स्वभाव को भली भांति समझती थी। वह जानती थी कि उसकी इच्छा और प्रकृति के विरुद्ध जरा सी बात भी उसकी कल्पना और तन्मयता को भंग कर देगी। इसलिए जब रजत अपने काम में व्यस्त होता तो घर में कदमों की आहट तक भी सुनाई नहीं देती। वातावरण पूर्ण रूप से शांत रहता और रजत को बिन मांगे उसकी इच्छा की हर चीज़ समय पर मिल जाती। मुक्ता के इस महत्व को रजत भी मानता था। अगर उसे ऐसी समझदार और प्यार करने वाली पत्नी न मिली होती तो जो कुछ वह आज है शायद कभी न होता। मुक्ता उसके जीवन और उसकी सफलता से जुड़ी हुई थी, उसके शरीर और आत्मा में बसी हुई थी। आज एक लंबे समय के बाद मुक्ता उससे अलग हुई थी तो उसे यूं लग रहा था मानो वह आधा अधूरा रह गया हो। 5 बरस के इस ब्याहता जीवन में उनमें कभी आपस में किसी बात पर जरा भी मनमुटाव नहीं हुआ। अब भी दोनों में वही प्रेम था जो नए दूल्हा दुल्हन में होता है। प्यार की मिठास में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया था, किंतु इस बात को उन्होंने कभी दिलो दिमाग का बोझ न बनने दिया था। रजत का बस चलता तो वह मुक्ता को पल भर के लिए भी स्वयं से अलग न करता, लेकिन उसके पापा के बुलाव पर वह विवश हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि अगर मुक्ता न गई तो पापा रीमा के जीवन के बारे में कोई फैसला न कर पाएंगे। इस समय संयोग से एक अच्छा लड़का मिल रहा था जो रीमा को भी पसंद था। लड़का सुंदर भी था और नौकरी भी स्थायी थी। आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। यह मुक्ता के पापा की आखिरी जिम्मेदारी थी जिसके लिए उन्हें मुक्ता की सहायता की जरूरत थी। यही सोचकर उनका आग्रह भरा पत्र मिलते ही मुक्ता को तुरंत भेज दिया था। स्नान आदि के बाद जब वह बेडरूम में आकर बैठा तो सर्वत्र छाए सूनेपन से उसे यूं लगा मानो मुक्ता के चले जाने से केवल वही उदास नहीं था, बल्कि घर की दीवारें और द्वार भी उसका वियोग अनुभव कर रहे थे। यूँ तो कमरे की हर चीज़ अपने स्थान पर सजी बजी रखी थी, जिससे प्रतीत होता था कि घर की मालकिन यहीं कहीं है, किंतु वास्तव में वह थी कहाँ? बम्बई से सैकड़ों मील दूर गाड़ी में। रजत ने बैठे बैठे भारी मन से कमरे के चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। बिस्तर पर उजली सफ़ेद चादर बिछी थी। सुबह पहनने का नया जोड़ा हैंगर में लटका खूंटी पर लहरा रहा था। बिस्तर के पास रखे साइड बोर्ड को देखकर उसे मुक्ता के वह शब्द याद आ गए जो जाने से पहले उसने कहे थे। धोबी के कपड़ों की डायरी, गैस कंपनी का नंबर, दूध और अखबार वाले का हिसाब, बटन, सुई, धागा और कैंची सब रैक में रखी है, और हर रोज़ की दवाई लेना मत भूलना। सुबह ये गोलियां और शाम को यह कैप्सूल। अचानक हवा के एक तेज झोंके ने बेडरूम की खिड़की के पट खोल दिए। दूर वर्ली सागर की तरंगों पर चांद हिचकोले खा रहा था। ठंडी आनंददायक हवा के झोंकों से रजत के मस्तिष्क को राहत मिली। धीरे धीरे वह इस रमणीक दृश्य में खो गया। उसके भीतर का कलाकार प्रेरित हो उठा। उंगलियां मचलने लगीं। मस्तिष्क में इंद्रधनुषी रंगों के फव्वारे से छूट पड़े। कल्पना में कई सुंदर और नवीनतम रेखाचित्र उभरने लगे और वह संपूर्ण रूप से अपने चित्रकला के स्वर्ग में खो गया। अंतर के इस जादू में वह और सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि मुक्ता को भी। थोड़ी देर में वह उस कमरे में था जहाँ उसका स्टूडियो था। 2 बेडरूम और हॉल का यह सुंदर साफ सुथरा फ्लैट उसके जीवन और उसकी कला का संगम था। उसने रंग निकाले, तूलिका संभाली और सामने ईजल पर रखी कैनवस पर बने अधूरे चित्र में रंग भरने लगा। रेखा चित्र किसी युवती का लग रहा था। जिस अंग को वह तूलिका से छू देता वह तुरक उठता और बोलने लगता, फिर धीरे धीरे जीवित होकर मुस्कुरा उठता, मानो मसीहा स्वयं किसी मृत शरीर में प्राण डाल रहा हो। यह चित्र शीतल का था, बम्बई की एक प्रसिद्ध मॉडल गर्ल जिसके शरीर का अंग अंग अपनी संतुलित बनावट द्वारा देखने वाले को बरबस चुंबक के समान आकृष्ट कर लेता था। रजत के क्लाइंट इस मॉडल के दीवाने थे। शीतल के यौवन को अनेकों कलाकार अपनी तूलिका द्वारा चित्रों में ढाल चुके थे, कई भावों और कई मुद्राओं में, लेकिन रजत इस नए चित्र में उसके यौवन को इस ढंग से प्रस्तुत करना चाहता था कि स्वयं शीतल भी अपनी सुंदरता पर इतनी मोहित हो जाए कि खुशी से बरबस चित्रकार की उन उंगलियों को चूम चूम ले जिन्होंने सचमुच उसके सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए थे। अचानक टेलीफोन की घंटी ने रजत की तन्मयता को भंग कर दिया। चित्र पर चलते चलते उसकी तूलिका थम गई। उसने बड़ी अप्रसन्नता से टेलीफोन की ओर देखा, तूलिका को रंग में रखा और सिर खुजाते हुए उठकर रिसीवर उठा लिया।
दूसरी ओर से शीतल की आवाज़ सुनते ही सारी अप्रसन्नता दूर हो गई। ओठों पर मुस्कुराहट उभर आई और वह झट बोल उठा, वाह, क्या उम्र पाई है तुमने। वह कैसे? इस समय दिलो दिमाग पर तुम ही छाई हुई हो। दिमाग की बात तो समझ में आ गई, लेकिन यह दिल वाली बात बुद्धि में नहीं आ रही है। क्यों? तुम्हारे मन पर तो बस एक ही भाग्यशालिनी का अधिकार है, और वह है मुक्ता भाभी। लेकिन इस समय मैं उससे बहुत दूर कहीं दिल्ली के रास्ते में है और मेरे बहुत निकट है। तुम्हारी तस्वीर में बैठा इसी में रंग भर रहा था। रंग भरते रहो यार, समय कट जाएगा। हम तो इस समय अपने जीवन को रंगीन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक कॉकटेल पार्टी चल रही है, शीतल ने नशीली आवाज़ में कहा। क्यों, कोई नया शिकार है? रजत ने हल्के से व्यंग से पूछा। कोई क्यों, यहाँ तो अनेक भंवरे मंडरा रहे हैं आसपास। तो सोच क्या रही हो? किसी एक को समेट लो पंखुड़ियों में। कोई जच नहीं रहा मन को। सोचती हूँ क्यों ना पार्टी छोड़कर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ। तुम भी अकेले हो और... लेकिन शीतल, रजत कुछ गड़बड़ा गया। घबरा गए? अरे पत्नी से इतना डरते हो यार, वह तो दिल्ली जा चुकी है ना। मेरा मतलब यह नहीं था शीतल। मन चाहे तो आ जाओ, तुम्हारी तस्वीर भी पूरी हो जाएगी। आ गए ना बिजनेस पर? बनियापन छोड़ यार, यह समय काम का है क्या? मैंने तो मजाक किया था। तुम जैसे शरीफ आदमी के साथ रहकर रात बर्बाद करनी है मुझे। तो कल कितने बजे आओगी? वही दोपहर के समय। तुम तो जानते ही हो, रात अपनी नहीं और सुबह किसी और की नहीं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, उसने लापरवाही से हंसते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। रजत मुस्कुराकर रह गया, फिर तूलिका उठाकर चित्र में रंग भरने लगा। जैसे ही उसकी तूलिका ने चित्र में शीतल के ओंठ छुए, उसके कानों में शीतल की नशीली ध्वनि गूंज उठी। वही दोपहर के समय, तुम तो जानते हो, रात अपनी नहीं और सुबह किसी और की नहीं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। और फिर अचानक उसे मुक्ता के कहे शब्द याद आ गए। बम्बई बड़ा रमणीक स्थान है, सुबह से शाम कम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और फिर तुम्हारा प्रोफेशन भी तो ऐसा है। और प्यार के इन मधुर शब्दों ने शीतल के सारे लंबड़िया वाक्यों पर जैसे पानी फेर दिया, और वह उपेक्षा से उस अर्धनग्न शरीर को देखने लगा जिसमें उसके लिए कोई आकर्षण ना था। आधी रात से पूर्व ही वह पलंग पर लेट चुका था, जहां मुक्ता की कल्पना ने धीरे धीरे थपकियां देकर उसे सुला दिया। रजत आज देर तक सोया रहा। दिन के उजाले ने शहर के जीवन में तो हलचल भर दी थी, किंतु रजत के बेडरूम की खिड़कियों ने भारी पर्दों ने दिन को भीतर आने से रोक दिया था। इसलिए भीतर अभी तक रात का अंधेरा मंडरा रहा था। फिर एकाएक कॉलबेल का शोर सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसने अधखुली अखियों से कमरे के धुंधले प्रकाश में सामने कार्निस पर रखी टाइम पीस को देखा। 8 बज रहे थे। कॉलबेल थोड़ा रुक कर फिर गूंजने लगी थी। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से बाहर निकला और लिबास ठीक करता हुआ हॉल में जा पहुंचा। फिर जैसे ही उसने किवाड़ खोला, सामने खड़ी एक युवा लड़की को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध सा रह गया। भरे शरीर की इस लावण्यवती लड़की को उसने आज पहली बार देखा था। उसे यूं आश्चर्य में खड़े देखकर लड़की मुस्कुरा पड़ी। रजत ने जल्दी से संभलते हुए पूछा, कौन हो तुम? तुलसी, लड़की ने बड़े भोलेपन से संक्षेप में अपना नाम बता दिया। कौन तुलसी? रुक्मणी की बेटी। यह कहते हुए लड़की बिना झिझक के फ्लैट में घुस आई। फिर थोड़ा रुककर रजत की घबराहट को देखते हुए बोली, माँ बीमार है, डॉक्टर ने 4-6 दिन आराम करने को कहा है। 4-6 दिन? हाँ, उसके पेट में रसौली है, बड़े जोर की पीड़ा उठती है। ठीक हो जाएगी तो काम पर चली आएगी, वह एक ही सांस में कह गई। ओह, पर बाबू घबराना नहीं, मैं सब काम ठीक से करूँगी, माँ ने पूरी तरह समझा दिया है मुझे। अपना परिचय देकर तुलसी तेजी से काम में व्यस्त हो गई। पहले उसने हॉल में बिखरी चीज़ों को ठीक किया और फिर रसोई घर में चली गई। वह हर काम बिना कुछ पूछे इस ढंग से कर रही थी मानो इस घर के लिए वह अजनबी ना हो, हर काम जानती हो। रजत आश्चर्य से उसके काम करने के ढंग को देखता रहा, इस आनंद का अनुभव करता रहा जो उसके सामने यौवन वाले शरीर से फूटकर घर के वातावरण में बसी जा रही थी। यह एक ऐसी प्राकृतिक महक थी जो केवल कुंवारी यौवन वाली लड़कियों के शरीर में कस्तूरी के समान फूटा करती है, और संसार का कोई इत्र, कोई सेंट इस सुगंध की समानता का समान नहीं कर सकता।
अभी वह इस सुगंध से विभोर हो ही रहा था कि उसके कानों में चांदी की पायल की वह झंकार रस सा घोलने लगी, जो रसोई घर में तेजी से चलने फिरने के कारण उत्पन्न हो रही थी। रुक्मणी की बेटी में वह इतना आकर्षण होगा, इतना कल्पना भी नहीं कर सकता था। चंद क्षणों के लिए अपनी बाई को इस सांवली सलोनी लड़की में खोकर जैसे वह संसार की हर चीज़ को भूल गया हो। और फिर अचानक उसके विचारों की तंद्रा तब टूटी जब रसोई घर में आती बर्तनों की खनक ने उसे वास्तविकता की दुनिया में पहुंचा दिया। वह बड़ी फुर्ती से बर्तन साफ कर रही थी। रजत ने तनिक सा सिर को झटका और उस लड़की के बारे में सोचना छोड़कर अपने बेडरूम में लौट आया। विचारों की दिशा मोड़ने के लिए उसने झटके से खिड़की के पर्दों को हटा दिया। कमरे में दिन का उजाला प्रकाश भर गया। फिर रजत ने खिड़की के शीशे भी सरका दिए और वहीं खड़ा होकर बाहर देखने लगा। हवा के तेज झोंके शीघ्र ही उसके मन की बेचैनी को साथ उड़ा ले गए। वह बड़ी देर तक खड़ा बाहर के दृश्य का रसपान करता रहा और जैसे ही उसने सिगरेट की डिबिया से सिगरेट निकालकर ओठों से लगाया, एक आहट ने उसे चौंका दिया। उसने पलटकर देखा। तुलसी चाय की ट्रे लिए दरवाजे में खड़ी थी। उसने अपनी मोटी मोटी रसीली आंखों को झुकाते हुए अंदर आने की आज्ञा मांगी, किंतु बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए चली भी आई। रजत उसकी नपी तुली चाल और भरे सुडौल शरीर को निहार ही रहा था कि उसने पूछा, बाबूजी, चाय यहाँ लगाऊं या बालकनी में? आंखों के समान उसके स्वर में भी रस था। इस बात को रजत ने अब अनुभव किया। यहीं रख दो, रजत ने धीरे से कहा। तुलसी ने चाय की ट्रे सामने की मेज पर रख दी और रजत के लिए चाय बनाने लगी। जैसे ही उसने प्याले में शक्कर का एक चम्मच डाला, वह जल्दी से कह उठा, बस एक ही चम्मच। मैं जानती हूँ। फिर वही सलोनी मुस्कुराहट उसके ओठों पर खेल गई और इस मुस्कुराहट के साथ ही उसने चाय की प्याली रजत की ओर बढ़ा दी। रजत, जो अब तक इस लड़की के हर भाव को आश्चर्य से देख रहा था, उससे प्याली लेकर बड़ी कोमलता से बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं केवल एक चम्मच शक्कर लेता हूँ? माँ ने बता दिया था। और क्या क्या बताया है तुम्हारी माँ ने? रजत ने चाय का एक घूंट पीकर कहा, सब कुछ। आप ठीक 9 बजे काम पर लग जाते हैं। इससे पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए। इसके बाद कपड़ों को धोकर बालकनी में सूखने के लिए लटका देना। और क्या? रजत ने रुचि लेते हुए पूछा। जब आप नहा लें तो नाश्ता। लेकिन आज मैं नाश्ता नहीं लूँगा, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। क्यों? रात देर से सोया था, भूख नहीं। मैं समझ गई। क्या मेम साहब दिल्ली गई हैं ना? उनके साथ आपकी भूख भी चली गई। तुलसी ने ओठों पर एक चंचल सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। फिर न जाने क्या सोचकर उसने ओठों ही में मुस्कुराहट को समेट लिया और रजत पर एक दृष्टि डालकर उसके बिस्तर की सिलवटें दूर करने लगी। रजत चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। कमरे में उसकी कांच की चूड़ियों की झंकार गूंजती रही, जो बिस्तर संवारते समय बार बार आपस में टकरा रही थी। दरवाजे की घंटी फिर बजी और तुलसी बिजली की सी तेजी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वह लौट आई। उसके हाथों में दूध की थैली और आज का अखबार था। अखबार रजत को थमाकर वह दूध की थैली फ्रिज में रखने चली गई। रजत ने जल्दी जल्दी चाय की प्याली समाप्त की, सिगरेट को बुझाया और अखबार लिए हुए बाथरूम में चला गया। जब वह बाहर निकला तो कमरा चमक रहा था। हर चीज़ ढंग से अपने स्थान पर रखी हुई थी। बिस्तर बेड कवर से ढक जा चुका था। एस्ट्रे साफ कर दी गई थी। चाय की ट्रे उठा ली गई थी। उसका बटुआ, गाड़ी की चाबी और टेलीफोन की डायरी जो तकिए के नीचे रखी थी, सब साइड बोर्ड पर रखी थीं। तुलसी की माँ को उनके यहाँ काम करते हुए 6 महीने हो चुके थे। रजत को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उसकी अनपढ़ और झोपड़पट्टी में रहने वाली बेटी तुलसी इतनी सूझबूझ की मालिक होगी। स्वयं रुक्मणी के बारे में वह इससे अधिक कुछ नहीं जानता था कि वह सामने नुक्कड़ वाली झोपड़ी में रहती है और घर का काम पूरी निष्ठा से निभाती है। मुक्ता उससे कई बार रुक्मणी के काम और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा कर चुकी थी। वास्तव में मुक्ता को रुक्मणी का बहुत बड़ा सहारा था। यही सोचते सोचते वह आराम कुर्सी पर बैठ गया और अखबार खोलकर खबरें पढ़ने लगा, जिनमें मुख्य शीर्षक सरसरी रूप से वह बाथरूम में देख आया था। तभी तुलसी कमरे में फिर दाखिल हुई। उसके हाथ में चाय का प्याला था। भाप उड़ाती हुई गर्म चाय का प्याला
पास की तिपाही पर रखती हुई वह बोली, चाय ठंडी हो गई थी, इस बार मसाले वाली बनाकर लाई हूँ। लेकिन मैं मसाले वाली चाय नहीं पीता। आज चक्कर तो देखिए, माँ कहती है बम्बई में बरसात के दिनों में यह जरूर पीनी चाहिए। क्यों? तिरछी दृष्टि से उसको देखते हुए रजत ने पूछा। यह तो माँ ही जानती है। इस संक्षिप्त, सीधे और भोले उत्तर पर रजत मुस्कुरा पड़ा और प्याला उठाकर चाय के गरम गरम घूंट लेने लगा। चाय में एक अजीब सी सुगंध थी। ना जाने क्यों इस सुगंध से उसे फिर तुलसी के कुंवारे बदन की महक का विचार आ गया और वह मसाले वाली तीखी और कड़क चाय को भी पीता गया। अच्छी नहीं लगी ना? तुलसी ने उसके सिकुड़ते हुए ओठों और चेहरे के भाव से अनुमान लगाते हुए पूछा। ओह हाँ, चाय बड़ी स्वादिष्ट है, रजत ने उसका मन रखने के लिए कह दिया। इससे पहले कि तुलसी उससे कुछ और पूछती, रजत ही ने उससे पूछ लिया, तुम अपनी माँ के साथ सामने वाली बस्ती में रहती हो ना? हाँ बाबूजी। और कौन कौन है घर में? बस माँ और मैं। तुम्हारे बापू क्या? ऐसी बात नहीं बाबूजी, वह रजत का मतलब समझते हुए झट बोली। वह जीवित हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं रहते। क्यों? रजत के इस प्रश्न पर वह कुछ घबरा सी गई। कोई उत्तर देने की बजाय उसने मौन दृष्टि से रजत को देखा। उसके थोड़े से खुलकर रह गए ओठों से रजत ने अनुमान लगाया कि वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किसी संकोचवश रुक गई थी। रजत की उत्सुकता कुछ बढ़ गई। उसने तुलसी की आंखों में देखते हुए फिर पूछा, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? वह गोवा में हैं, अपनी दूसरी औरत के साथ हैं। कुछ झिझकते हुए आंखें नीची करके तुलसी ने रुकते रुकते उत्तर दिया। रजत चुप हो गया। दूसरा कोई प्रश्न करने का उसे साहस नहीं हुआ। पहली भेंट में ही वह तुलसी के जीवन को अधिक कुरेदना नहीं चाहता था, लेकिन स्वयं तुलसी का दिल किसी पीड़ा से भर आया था और बिना उसके कुछ पूछे क्षण भर रुककर वह स्वयं ही बोली, मेरा बाप पुलिस में था, घूस लेते हुए एक दिन पकड़ा गया। उसने नौकरी छोड़ दी और उस पैसे से गोवा में जाकर दारू की एक भट्टी लगा ली। फिर वह गोवा में ही रहने लगा। तब मैं छोटी थी, 5वीं क्लास में पढ़ती थी। तुम लोग उसके साथ गोवा क्यों नहीं गए? मैं नहीं जानती, माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। मैं इतना जानती थी, माँ मेरे बाप को बड़ा चाहती थी, जैसे वह उसी के लिए जी रही थी। जब वह घर में आता तो माँ का मुखड़ा खुशी से खिल उठता। लेकिन एक शाम वह कहते कहते अचानक रुक गई। जाने क्या ध्यान आ गया था उसे। एक शाम क्या हुआ? वह माँ को छोड़कर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। माँ रो पीट कर रह गई। तब मेरी माँ ने मुझे बताया, उसने गोवा में दूसरी औरत रख ली है। तुलसी ने कुछ रूधे गले से कहा। और तुम लोग चुप रह गए, कुछ भी नहीं किया? हम गरीब गंवार लोग कर भी क्या सकते थे? जीवन से समझौता कर लिया। माँ पुलिस क्वार्टर से निकलकर फुटपाथ पर आ गई। मुझे लिए जाने कहाँ कहाँ काम के लिए भटकी। आखिर सिर छुपाने के लिए इस बस्ती में एक झोंपड़ी मिल गई। अपनी राम कहानी सुनाते सुनाते तुलसी चुप हो गई। रजत ने अखबार से दृष्टि उठाकर उसकी डबडबाई आंखों को देखा। उसे लगा यह बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोके हुए है। कुछ सोचकर विषय बदलते हुए रजत ने पूछा, कहाँ तक पढ़ी हो? 5वीं क्लास के बाद माँ ने स्कूल छुड़वा दिया, लेकिन मुझे काम नहीं करने दिया। स्वयं ही सुबह से शाम तक लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती हैं। कहती हैं तेरे हाथ पीले करके संख्या खा लूँगी और जीकर क्या करूँगी। कोई लड़का देखा है तुम्हारे लिए उसने? जी। तुलसी ने दृष्टि उठाकर उसे देखा, फिर आंखें झुकाकर बोली, माँ पूछताछ करती रहती है। कई लोग भी प्रायः हमारे घर आते हैं इसी उद्देश्य से। कोई लड़का तुम्हारी माँ को पसंद आया? आया है, मगर मैंने इनकार कर दिया। क्यों? मैं नहीं चाहती मेरे ब्याह के बाद माँ संख्या खा ले। यह कहते कहते वह एक रुआसी हंसी हंस पड़ी और अपने दिल के घाव छुपाने के लिए उसने झुककर चाय का खाली प्याला उठा लिया, जिसे चाय समाप्त करके रजत ने अभी अभी तिपाही पर रखा था। तुलसी की दुख की भरी कहानी सुनते सुनते उसे अनुभव भी नहीं हुआ कि वह इस कड़वी कसैली मसाले वाली चाय को कैसे पी गया था। स्नान के बाद कपड़े पहनकर वह अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए स्टूडियो में जाना ही चाहता था कि उसने तुलसी को देखा, जो धोए हुए गीले कपड़े धूप में सुखाने के लिए बालकनी में डाल रही थी। रजत ने स्टूडियो का दरवाज़ा खोला
और वहीं रुकते हुए बोला, तुलसी। हाँ बाबूजी। उसने जल्दी से पलटकर रजत की ओर देखा। घर जाने से पहले 1 कप कॉफ़ी बना देना। तुलसी ने गीले तौलिए को निचोड़ते हुए गर्दन हिलाकर हाँ कहा और अपने काम में व्यस्त हो गई। रजत स्टूडियो में दाखिल हो गया और एक नज़र घुमाकर पूरे कमरे को देखा। तुलसी इस कमरे में सफाई कर चुकी थी। हर चीज़ सुंदर ढंग से साफ सुथरी अपने स्थान पर रखी हुई थी। सरस्वती की छोटी मूर्ति पर ताज़ा फूलों की माला चढ़ी थी और सामने अगरबत्ती जल रही थी। कमरा अगरबत्ती की सुगंध से महक रहा था। रजत ने मन ही मन तुलसी के सुघड़पन को सराहा और एयर कंडीशनर का स्विच ऑन कर दिया। फिर उस तस्वीर को देखने लगा जिसमें देर रात तक वह रंग भरता रहा था। उसने सरस्वती की मूर्ति को छुआ और तूलिका द्वारा अपूर्ण चित्र में रंग भरने लगा। जैसे ही तूलिका शीतल के चित्र के ओठों के पास आई, उसे लगा जैसे दबी हुई हंसी के साथ उन ओठों से आवाज़ फूटी हो, जोरू का गुलाम। इस कल्पना पर अनायास उसे हंसी आ गई। फिर कुछ अनुभव करके अचानक ही वह हंसते हंसते रुक गया। सामने हाथ में कॉफ़ी का प्याला लिए हुए तुलसी खड़ी थी। शायद अभी अभी वह भीतर आई थी और रजत को अकेले में हंसते देखकर ठिठक कर रुक गई थी। रजत से आंखें मिलते ही उसने झुककर कॉफ़ी का प्याला साइड टेबल पर रख दिया और बोली, मैं भी इस कमरे में जब पहली बार आई थी तो उस तस्वीर को देखकर हंस पड़ी थी। क्यों? एक मेम साहब को कचटा वाली साड़ी बांधे देखकर। तुम्हें ये मेम साहब लगती हैं? यह तो कोली बाड़ा की मछेरन है। मछेरन? और यह? इसे रजत का मजाक समझकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी और कमरे में जैसे घंटियां सी बज उठी। रजत उसके मूर्खों के समान व्यर्थ हंसते हुए देखता रहा। चित्र से दृष्टि हटाकर तुलसी ने रजत की आंखों में आश्चर्य से देखा तो अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, नहीं बाबूजी, यह कोली लड़की नहीं है। कोली लड़कियों से रोज़ हमारा वास्ता पड़ता है। यह इतनी गोरी चिट्ठी और चिकनी कहाँ होती हैं। आप तो ज़बरदस्ती मेम साहब को मछेरन बना रहे हैं। तुलसी की इस साफ और सीधी आलोचना ने दम भर के लिए रजत को स्तब्ध सा कर दिया। उसे अपना आर्ट बिल्कुल तुच्छ दिखाई देने लगा। इस चित्र को वह अपने क्लाइंट के लिए एक महान कलाकृति बनाना चाहता था और इस अनपढ़ साधारण बुद्धि की लड़की ने इस कलाकृति को एक ही वाक्य में धज्जियाँ बिखेर दी थीं। अब जितना वह इस चित्र को गहराई से देखता, उतना ही इस लड़की की आलोचना में सत्य दिखाई देता। वास्तव में उसके एक एक अंग में बनावट थी, कृत्रिमपन था। वास्तव में वह मछेरन का चित्र नहीं था। वास्तविकता से हटकर यह उसकी कल्पना थी, भ्रम या झूठ था। उसने झुंझला कर तूलिका फर्श पर पटक दी। इस हरकत पर तुलसी सहम सी गई और घबराकर बोली, क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। रजत के स्वर में बेबसी और अपने आप से झुंझलाहट लगती थी। न जाने अपनी मूर्खता में मैं क्या क्या बक गई। माँ भी कहती है कि मैं बहुत बोलती हूँ। आपने शायद बुरा मान लिया। नहीं तो? हाँ, मैंने यूँ मजाक में कहा था। यह बिल्कुल कोली लड़की लगती है, गंदी बस्ती की मछेरन। इसके कपड़ों से मछली की बाज भी आ रही है। तुलसी ने सहमे हुए ढंग से शीतल के चित्र को देखते हुए कहा, नहीं तुलसी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लिबास बदलने से कोई मेम साहिबा मछेरन थोड़ी बन जाती है। इसका रूप रंग नैन नक्श सब बदलने होंगे। तो अब मैं जाऊं? रजत के भीतर उठते हुए तूफान को न समझते हुए उसने भोलेपन से जाने की आज्ञा मांगी। कहाँ जाओगी? बस्ती में। काम समाप्त हो गया? हाँ। फिर कब आओगी? शाम को 4 बजे। रजत मौन खड़ा कुछ सोचने लगा तो तुलसी बोली, जल्दी आना हो तो आ जाऊंगी, केवल माँ के लिए भात बनाना है। ओह, तुम्हारी माँ बीमार है ना? तो जाओ, रजत ने जैसे चौंकते हुए कहा। अच्छा बाबूजी। और वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रजत ने उसे पुकारते हुए कहा, देखो तुलसी, मेरे बेडरूम में मेरा बटुआ पड़ा है, उसमें से 10 का एक नोट निकाल लो। क्यों बाबूजी? वह कुछ घबरा कर बोली, जब 4 बजे आओगी तो ब्रेड और अंडे लेती आना, चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा। यह मेम साहब आ रही है ना, इन्हें हर घंटे के बाद भूख लगती है। कब आएंगी ये मैम साहब? तुलसी ने शीतल की तस्वीर की ओर देखते हुए पूछा। दोपहर के बाद। तुलसी चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वह बटुए में पैसे लेकर आई और रजत से बोलकर फ्लैट से बाहर निकल गई। बाहर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और उसके साथ कुंवारे बदन की महक और पायल की मधुर झंकार तथा थोड़े थोड़े समय बाद चूड़ियों की खनक से फ्लैट खाली हो गया।
रजत शीतल के चित्र पर दृष्टि जमाए उन रेखाओं के बारे में सोच रहा था जिनसे वह इस मेम साहब को सही मछेरन का रूप दे सके। मन ही मन वह उस लड़की का आभारी था जिसने अपनी भारी आलोचना से उसकी कल्पना की कोई ऊंची उड़ान भरने पर प्रेरित कर दिया था, और अब कल्पना की उस उड़ान के लिए वह पड़ तौल रहा था। दोपहर बीत गई लेकिन शीतल नहीं आई। प्रसिद्ध और विख्यात मॉडल होने का क्या मतलब है कि कोई समय का पाबंद ही ना रहे, काम न करने के बहाने गड़े और अपनी अनुचित मांगों तथा नई नई शर्तों द्वारा दूसरों को व्यर्थ परेशान करें। यह बातें सोचते सोचते रजत मानसिक रूप से थक गया, लेकिन फिर वह विचार करके कि व्यापार का दूसरा नाम ही समझौता है, वह चुपचाप बेचैनी से शीतल की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि शीतल ब्राइटवेज पब्लिसिटी सर्विस की विख्यात मॉडल है, जो हर बरस इस मॉडल का एक अनोखा आकर्षक कैलेंडर निकालकर विज्ञापन के क्षेत्र में अपना डंका बजा देते हैं। और शीतल ने कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सिंह को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। यद्यपि शीतल रजत की चित्रकारी की भी प्रशंसक है और जानती है कि आर्ट और सौंदर्य का संगम विज्ञापन की दुनिया में एक तूफान उत्पन्न कर सकता है, फिर भी वह पूर्ण रूप से रजत पर निर्भर नहीं थी। उसके साथ भी प्रायः टाल मटोल का व्यवहार करती रहती है। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए रजत ने शीतल के घर का फ़ोन नंबर मिलाया, लेकिन वह वहां से जा चुकी थी। उसकी खोज करते हुए रजत ने कई होटलों, दफ्तरों और क्लबों में भी फ़ोन करके पूछा, लेकिन शीतल का कहीं पता नहीं चला। आखिर परेशान होकर वह फ्लैट के हॉल में आकर चक्कर लगाने लगा। काफ़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी और अनमने मन से उसने रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसका सारा गुस्सा हिरण हो गया। फ़ोन शीतल ने किया था। रजत की आंखों से आशा झलकने लगी। उसने पूछा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे निवास से बहुत दूर, एक होटल में। उसकी आवाज़ का भारीपन बता रहा था कि उसने थोड़ी पी रखी है। लेकिन तुम्हें तो यहाँ आना था, बड़ी देर से मैं प्रतीक्षा कर रहा था। सॉरी, मैं आज ना आ सकूँगी। क्यों? आज मेरा मूड नहीं। लेकिन मेरे चित्र का क्या होगा? यह अपूर्ण पड़ा है, उसे अभी भूल जाओ। और हाँ रजत, कल शाम की फ़्लाइट से मैं बेंगलोर जा रही हूँ। यह समय मजाक का नहीं है शीतल, रजत ने गंभीर होकर कहा। मजाक और तुमसे? नहीं यार, मुझे विकास वालों की मॉडलिंग के लिए जाना है। मेरी भी तो तुम मॉडल हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में पहली प्रेफरेंस उनकी है। यह तो तुम जानते ही हो कि विकास वाले मेरी बैकबोन हैं, और मेरा काम समय पर ना हुआ मेरी बैकबोन टूट जाएगी, यह ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कोई डॉक्टर या बोन सेटर तो हूँ नहीं। तुम होश में तो हो? रजत ने कुछ गुस्से से कहा। तुम तो जानते हो रजत, 2 पैक पीने के बाद मुझे होश आता है, और अभी दूसरा चल रहा है। ओके, बाय बाय। खट की आवाज़ के साथ फ़ोन कट गया। रजत झुंझला उठा और फ़ोन को बार बार टप करके हेलो हेलो चिल्लाने लगा, लेकिन व्यर्थ। शीतल तो जा चुकी थी। इस समय यूँ धोखा दे देगी किस्मत, यह उसने नहीं सोचा था। वह अपनी हार से समझौता नहीं कर सका और जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर उसी झुंझलाहट की हालत में शीतल को ढूंढने निकल पड़ा। वह उसके उठने बैठने के सारे स्थान जानता था। एक एक करके उसने सभी अड्डे छान मारे। इस खोज में रात हो गई और फिर आखिर उसने शीतल को कोलाबा के रेडियो क्लब के कार्ड्स रूम में जा ही पकड़ा, जहां वह डिलाइट एडवर्टाइजमेंट के पब्लिसिटी मैनेजर मिस्टर धवन के साथ बैठी ताश खेल रही थी। उसकी बाईं ओर विस्की का ग्लास रखा हुआ था और उंगलियों में अधजला सिगरेट दबा था। दाएं हाथ में ताश के पत्ते थे। शीतल को धवन के साथ देखते ही रजत का माथा ठनका। धवन मिस्टर सिंह का न केवल प्रतिद्वंदी और दुश्मन ही था, बल्कि स्वभाव का नीच भी था। वह किसी समय भी मिस्टर सिंह को नीचा दिखाने और अपमानित करने में नहीं चूकता था। रजत को यह समझने में देर नहीं लगी कि विकास वालों के काम पर बेंगलोर जाने का शीतल न केवल बहाना बनाया था, वास्तव में धवन शीतल पर डोरे डालकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। रजत द्वार पर ही खड़ा होकर थोड़ी देर शीतल को देखता रहा और सोचता रहा। फिर धीरे धीरे उस मेज के पास आकर चुपके से खड़ा हो गया, जहाँ वह दोनों एक ग्रुप में बैठे ताश खेलने में व्यस्त थे।
रजत को उन्होंने आते नहीं देखा था। यह बाजी शीतल ने जीती। जैसे ही उसने विस्की का एक घूंट लेकर अपने पत्ते खोले तो धवन चिल्ला उठा, यू आर रियली लक्की, दैट्स शी इज़। रजत की बोझिल आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। उसे अचानक वहाँ देखकर शीतल आश्चर्य में खो गई। थोड़ी देर वह मूर्तिमान स्थिर बैठी उसे देखती रही। फिर विस्की का एक घूंट लेकर बोली, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? शहर भर के सारे होटल और क्लब छानने के बाद, और मुझसे फ़ोन पर पूछ लिया होता? तुम्हें समझ कहाँ आ रहा था? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? उसने ताश के पत्तों को बांटने से पहले उन्हें हाथों में लहराया और रजत के माथे के बल देखते हुए कहा। रजत ने शीतल की आंखों से उसकी अप्रसन्नता को झांक लिया था और जैसे ही उसने पत्ते बांटने शुरू किए, रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो करो, यहाँ नहीं, अकेले में। मिस्टर धवन से मेरा कोई भेद नहीं, लेकिन मेरा है, रजत ने धवन और उसके साथियों की ओर देखकर कहा। शीतल ने प्रश्नसूचक दृष्टि से धवन की ओर देखा तो धवन ने रजत के गंभीर मूड का अनुमान लगाते हुए शीतल को उससे अलग बात करने का संकेत कर दिया। वह गिलास लेकर अपने स्थान से उठी और थोड़े फासले पर दीवार से लगे एक सोफे पर जा बैठी। धवन ने अपने साथियों से क्षमा मांगते हुए पत्ते बांटने शुरू कर दिए। यह सब क्या है? रजत ने अपने गुस्से को दबाते हुए शीतल के पास आकर बैठते हुए पूछा। शीतल ने अपने मानसिक उलझाव को कम करने के लिए सिगरेट का एक कश लिया और रजत की ओर देखते हुए बोली, कहा ना मैं बेंगलोर जा रही हूँ। यह झूठ है तो सच क्या है? तुमने अब तो जान लिया होगा। हाँ, तुम धवन की चाल में आकर मिस्टर सिंह को बर्बाद करने वाली हो, यही समझ लो। इट इज़ बिजनेस। धवन से मुझे मुंह मांगे दाम मिले हैं। नहीं शीतल, जिस बिजनेस में ऑनेस्टी ना हो वह बिजनेस नहीं कहलाता। धवन तुम्हें तोड़कर सिंह को नुकसान पहुंचाना चाहता है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं रजत, मैं किसी एक की गुलाम नहीं हूँ। यह मेरा निजी मामला है। तुम सोच भी नहीं सकते धवन ने मुझे क्या ऑफ़र दी है। यह ऑफ़र केवल तुम्हें बहकाने के लिए दी गई है। चाहो तो तुम भी बहक जाओ। मैं तुम्हारा यही चित्र इनकी कंपनी में पास करवा दूंगी और मिस्टर सिंह से बढ़कर दाम भी दिलवाऊंगी। मैं आर्ट बेचता हूँ शीतल, शरीर नहीं। रजत ने अचानक भड़ककर चिल्लाते हुए कहा और अनजाने में उसकी दृष्टि धवन से जा मिली, जो ताश के पत्तों को हाथ में लिए उन्हीं की ओर देख रहा था। रजत की यह कटु बात सुनकर शीतल के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से उसकी ओर देखती हुई एक नागिन के समान लहराई, लेकिन फिर स्थिति का ध्यान करते हुए ओंठ भींचकर थरथराती हुई आवाज में बोली, यू आर टू मीन। तुमसे कम। आई से गेट लॉस्ट, वरना तुम्हें इस क्लब से अपमानित होकर जाना पड़ेगा। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। तुमने आखिर अपनी जात को नंगा ही कर दिया। ओ यू शट अप। शीतल की विफरी हुई चीख हॉल में गूंज उठी और वहां बैठे सब लोग चौंककर उधर देखने लगे। धवन गुस्से में भरा उछलकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और रजत की ओर बढ़ा, लेकिन उनसे थोड़े फासले पर कुछ सोचकर रुक गया। शायद यहाँ हाथापाई करके वह अपना मान मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। रजत ने पहले धवन को क्रोध भरी नज़रों को देखा, फिर एक दृष्टि शीतल के तमतमाए हुए चेहरे पर डाली और दोनों को घृणा से देखता हुआ कार्ड्स रूम से बाहर निकल गया। शीतल भी अधिक देर वहां न ठहर सकी। सभी लोगों को अपनी ओर घूरते देखकर वह उठी और क्लॉक रूम में चली गई। रात रजत को घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई। बरखा की तेज झड़ी ने शहर को समय से पहले ही सुनसान कर दिया था। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कों पर कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग छाता लिए तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे जाते थे। रजत रास्ते में अपने दोस्त और क्लाइंट मिस्टर सिंह के यहाँ कुछ देर रुका रहा था, जहाँ उसने अपनी थकान दूर करने के लिए 2-3 पैग भी लिए थे, लेकिन शराब भी उसकी बेचैनी को कम न कर पाई थी। बिल्डिंग के कंपाउंड में गाड़ी खड़ी करने के बाद जब वह गाड़ी से उतरा तो अब भी वह कुछ थकान अनुभव कर रहा था। लिफ्ट से बाहर आते ही उसने चाबियों के गुच्छे में फ्लैट की चाबी को उंगलियों से टटोला और अपने फ्लैट की ओर बढ़ा। अभी वह दरवाजे में चाबी लगाने ही लगा था कि वहीं दीवार से टेक लगाए बैठी तुलसी को देखकर चौंक गया। वह आंखें मूंदे बेसुध सी वहां ऊँग रही थी। रजत ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा और फिर धीरे से पुकारा, तुलसी, ओ तुलसी।
अपना नाम सुनकर तुलसी हड़बड़ा उठी। आंखें खोलकर क्षण भर आश्चर्य से रजत को देखती रही। फिर आंखें मलकर उसने देखा और निंदा सी बोली, हाँ बाबूजी, हाँ। फिर पूर्ण रूप से जाग उठी और दीवार का सहारा लेकर जल्दी से खड़ी हो गई। रजत की ओर देखते हुए उसने अपने कपड़ों को ठीक किया। फिर झुककर उसने फर्श पर रखी हुई ब्रेड और अंडों का लिफाफा उठा लिया। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? रजत ने उससे आश्चर्य से पूछा। आपकी प्रतीक्षा। क्यों? आपने ब्रेड और अंडे लाने को कहा था ना। ओह, वह तो 4 बजे की बात थी। मैं 4 बजे ही से यहाँ हूँ बाबूजी, कहीं नहीं गई। 4 बजे से यहाँ बैठी हो? रजत ने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा। जी, फ्लैट बंद था ना, आप थे नहीं ना मेम साहब। गोली मारो उसे। शीतल का ध्यान आते ही वह झल्ला सा उठा। फिर फ्लैट के दरवाजे में लगे ताले में चाबी लगाने लगा, लेकिन शायद भावुकता के कारण या नशे से चाबी ताले में नहीं लग पा रही थी। तुलसी सहमी हुई सी कुछ देर उसके बार बार विफल होते प्रयास को देखती रही। फिर डरते डरते बोली, लाइए मैं खोल दूँ। हाँ। रजत ने बेबस निगाहों से उसे देखा। तुलसी ने भड़कर उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा ले लिया और झट ताले में चाबी लगाकर दरवाज़ा खोल दिया। फिर रजत को देखने लगी। रजत चुपचाप फ्लैट में प्रविष्ट हो गया। अंदर आते ही उसने हॉल की बत्ती जलाई और तुलसी भी अंदर आ गई। तुलसी ने ही दरवाज़ा बंद किया और ब्रेड और अंडे रखने के लिए सीधी फ्रिज की ओर बढ़ गई। इस समय तुलसी ने हल्के फिरोजी रंग की बहुत ही साधारण साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसका सलोना शरीर बड़ा भला लग रहा था। लंबी चोटी के नीचे के अधखुले बालू और उनमें लगे चमेली के फूल उसकी पीठ पर शोभा दे रहे थे। रजत कुछ देर उसे जाते हुए पीछे से देखता रहा। फिर उसी के बारे में सोचता हुआ सामने बिछी आराम कुर्सी पर टांगे पसार कर बैठ गया। अचानक ही उसे तुलसी की सुबह शीतल के बारे में कही बात याद आ गई। नहीं बाबूजी, यह कोली जात की नहीं है। कोली लड़कियों से तो रोज़ हमारा वास्ता पड़ता है। वह इतनी गोरी चिट्ठी और चिकनी कहाँ होती हैं। आप तो ज़बरदस्ती मेम साहब को मछेरन बना रहे हैं। तभी तुलसी की आवाज़ ने उसके विचारों का तांता तोड़ दिया। उसने पास आकर पूछा, आमलेट बना दूँ बाबूजी? मुझे भूख नहीं। सवेरे भी आपने कुछ नहीं खाया था। मैंने खा लिया है। झूठ, तुलसी ने इस ढंग से कहा मानो उसे ऐसी बात कहने का अधिकार था। उसकी यह घनिष्ठता देखकर रजत कुछ उलझ सा गया और उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखने लगा। तुलसी ने बिना संकोच उसकी आंखों में झांकते हुए फिर कहा, आपके चेहरे से लगता है साहब आज आपने कुछ नहीं खाया। मैं खाऊं या ना खाऊं इससे तुम्हें क्या? बेम साहब को तो मुंह दिखाना है साहब। वह जाते हुए माँ से कह गई थी, आप खाने के मामले में बड़े पाबंद हैं। तुलसी, वह झुंझलाकर चीख पड़ा। जी। तुलसी उसकी अनजानी डांट पर सहम सी गई और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, मुझसे क्या कोई भूल हो गई बाबूजी? हाँ, जरा बकबक कम किया करो। यह कहते हुए वह उठा और अपने थके हुए बदन को खींचता हुआ स्टूडियो में चला गया। तुलसी गुमसुम खड़ी उसे देखती रही। डर से उसके पांव जैसे उसी स्थान पर गड़कर रह गए थे और आंखें डबडबा आई थीं। जाने क्या सोचकर रजत बाहर आ गया और तुलसी को उसी स्थान पर खड़े देखकर उसे सिर से पांव तक निहारते हुए बोला, अगर तुम्हें देर ना हो रही हो तो 1 कप कॉफ़ी बनाकर दे जाना। उसके इस वाक्य के साथ ही जैसे तुलसी के निष्प्राण शरीर में फिर से प्राण फूंक गए। उसने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, केवल हाँ में सिर हिलाकर किचन की ओर बढ़ गई। चंद क्षणों बाद रजत अपने स्टूडियो में ईजल पर लगे शीतल के चित्र के सामने खड़ा उखड़ी उखड़ी निगाहों से देख रहा था। क्लब वाली घटना के बाद से वह उसकी निगाहों से गिर चुकी थी और वह उस पर और काम नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने मिस्टर सिंह को लाखों के नुकसान से बचाने के लिए उसके बिना ही चित्र को पूरा करने का वचन दे दिया था। उसने तूलिका उठाई और अपूर्ण भाग को पूरा करने लगा, लेकिन शीतल के प्रति मन की गहराई में छिपी घृणा तूलिका द्वारा अनचाहे ही चित्र पर फैलने लगी। जितना वह चित्र को रंग भरकर सुंदर बनाने का प्रयत्न करता रहा, उतना ही वह और बिगड़ता चला गया। कई बार तो वह झल्ला कर ठहर गया। उसका मन चाहा कि वह चित्र को फाड़ कर फेंक दे, उसे पैरों तले कुचल दे, लेकिन ऐसा विचार आते ही उसके सामने मिस्टर सिंह का चेहरा और उसको दिया वचन याद आ जाता। वह फिर तूलिका को थाम लेता
और नए रंग की मिलावट से शीतल के इस चित्र को महान कलाकृति बनाने का असफल प्रयत्न करने लगता। अचानक ही उसके भीतर का मूल कलाकार जागकर उसे झंझोड़ने लगा। स्वयं उसकी अंतरात्मा चीखकर ताड़ना देने लगी, तू अपनी कला से विश्वासघात कर रहा है। परिस्थिति से समझौता तेरी कला को सदा के लिए उस औरत के समान जिसे शीतल कहते हैं तुझे गिराकर बाजारू कर देगा। उसे भूल जा। शीतल, धवन के बगल में बैठी थी शीतल, टाल मटोल करती, विश्वासघात करती, झूठी शीतल उसके बाजारी सौंदर्य और सस्ते गिरे हुए भावों से रजत को बिन आने लगी और असीम घृणा से वह चित्र को ऐसे देखने लगा मानो शीतल उसी के सामने बैठी उसका उपहास उड़ा रही हो। उसका क्रोध असहनीय हो गया। एकाएक उसने पास रखा चाकू उठाया और पागलों की तरह कैनवस पर प्रहार करने लगा। चंद ही वारों से उसने चित्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाबूजी, एक डरी डरी सी चीख कमरे में गूंजी। रजत ने जल्दी से पलटकर कमरे के दरवाजे की ओर देखा, जहां तुलसी हाथ में कॉफ़ी का प्याला लिए खड़ी थी और ढरी सहमी उसे देख रही थी। यह क्या किया आपने? मेम साहब की तस्वीर फाड़ डाली? यह तस्वीर इसी योग्य थी। नहीं बाबूजी, तुमने ठीक कहा था तुलसी, केवल गोरी चिट्टी चमड़ी और सुंदर बदन से कोई लड़की सुंदर नहीं बन सकती, और फिर यह तो मछेरन तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। इस चेहरे में ना वह भोलापन आ सकता है, ना वह सादगी, ना वह भावनाएं। लेकिन यह मेम साहब, इसके हर भाव में झूठ और छल कपट छुपा हुआ है। यह कभी किसी भोली लड़की का मॉडल नहीं बन सकती। खैर, तुम यह सब ना समझोगी। अपने भावों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हुए उसने चाकू फेंक दिया और तुलसी के कांपते हाथों से कॉफ़ी का प्याला ले लिया। तुलसी चुपचाप खड़ी कभी टुकड़े टुकड़े चित्र को देखती और कभी रजत के चेहरे पर आते जाते रंगों को। रजत ने स्टूल पर बैठाकर कॉफ़ी का एक घूंट लिया। फिर अचानक कॉफ़ी का प्याला मेज पर रखकर उसने एक बार भरपूर नज़रों से तुलसी को देखा। उस सांवले बदन की महक से वह फिर शहर उठा था। तुलसी की कुंवारी आँखों का भोलापन, भरे भरे से शरीर के संतुलन, अंगों का स्वाभाविक आकर्षण, बिना किसी प्रकार के मेकअप के उसके गालों पर संकोच और यौवन की मिली जुली प्राकृतिक लालिमा, यह सब देखकर वह क्षण भर के लिए आंखें मूंदकर कला की दुनिया में खो गया। उसे आंखें बंद किए देखकर तुलसी जाने के लिए पलटी ही थी कि रजत सहसा खड़ा होता हुआ बोला, ठहर जाओ, इधर आओ। तुलसी फिर मुड़ी और उसके सामने आकर थोड़े फासले पर खड़ी हो गई। जरा और सीधी हो जाओ। रजत का यह आदेश सुनकर तुलसी आश्चर्य से उसे देखने लगी। मैं कहता हूँ सीधी, रजत ने फिर कहा। तुलसी सीधी हो गई और कुछ सहमी नज़रों से उसे देखने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब चेहरा जरा सा तिरछा करो, दाईं ओर। तुलसी ने जरा सी गर्दन घुमा ली। थोड़ी को ऊपर कर लो। हाँ, ठीक, ऐसे ही। अब मेरी ओर देखो। हाँ हाँ, बिल्कुल सामने। अब दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई लो। अरे यूँ नहीं, मैं बताता हूँ। यह कहते हुए उसने थोड़ा आगे बढ़कर बिना किसी झिझक के तुलसी की दोनों बाहें थाम लीं और उन्हें धीरे से ऊपर उठाकर बिल्कुल अंगड़ाई लेने की मुद्रा बना दी। तुलसी किसी पालतू बंदरिया के समान उसके हर संकेत पर अमल करती चली गई। अब रजत ने अंगड़ाई की मुद्रा बनाने के लिए उसकी बाहों को उठाया था तो उसके स्पर्श से तुलसी के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी। वह लाज और संकोच में पसीना पसीना हो गई थी। लेकिन रजत अपनी कला की कल्पना में खोया उसकी मनोदशा का अनुमान न लगा सका। वह बहुत खुश था कि उसे तुलसी के बदन में वह सब कुछ मिल रहा था जिसकी उसे खोज थी। वह गहरी नज़रों से उसके शरीर के अंग अंग की रेखाओं और उतार चढ़ाव का निरीक्षण कर रहा था। अपने विचारों में खोए हुए जब अचानक उसने तुलसी के गिरे हुए साड़ी के आंचल को खींचकर उसके वक्ष को आधा ढांपने का प्रयत्न किया तो तुलसी और भी सिहर उठी और कांप कर बोली, क्या बात है बाबूजी, मैंने तुम्हें अपना मॉडल बनाने का फैसला कर लिया है। कहो, तुम मेरा मॉडल बनोगी? रजत ने बिना किसी शिष्टाचार और शब्दों के घुमाव फेर के सीधे अपनी इच्छा प्रकट कर दी। नहीं बाबूजी, उसने झट अपनी बाहें नीची कर लीं और साड़ी के आंचल से अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोली, यह काम मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पागल ना बनो। उसने आगे बढ़कर तुलसी के दोनों कंधों को पकड़ लिया
और धीरे से उसे समझाने लगा, मैं तुम्हें इस तस्वीर के लिए मॉडल बनाऊंगा। तुम में वह सब कुछ है जो एक मछेरन में होना चाहिए। सांवला रंग, सलोना चेहरा, भरा भरा बदन और भोलापन। और यह काम तुमसे मैं बेगार में नहीं लूँगा, अच्छी उजरत दूंगा। अगर तुम सफल हो गई तो शीतल से अधिक कमाने लगोगी, झोपड़पट्टी से निकलकर किसी अच्छे फ्लैट में जाओगी, अपनी माँ की बीमारी का इलाज बड़े डॉक्टर से करा सकोगी। और सच बाबूजी। तुलसी उसकी बातें सुनकर खुशी की रूपहली तरंगों में डोलने लगी। फिर कुछ विचार आने पर बोली, नहीं बाबूजी, मेरी माँ कभी नहीं मानेगी, उसे मैं मना लूँगा। वह मान भी गई तो झोपड़पट्टी वाले हमें इज्जत से नहीं देखेंगे। जब नाम और पैसा आएगा तो सभी इज्जत करने लगेंगे तुम्हारी। इस दुनिया का यही नियम है। और फिर मैं जो हूँ साथ तुम्हारे, तुम मेरी मॉडल बन गई तो तुम्हारा भविष्य बनाना मेरा कर्तव्य हो जाएगा। कहो, बनोगी मेरी मॉडल? तुलसी इससे पहले ऐसी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक छोड़ी हुई औरत की बेटी झाड़ू बर्तन करके पेट भरने वाली, गंदी झोंपड़पट्टी में रहने वाली, एक सजे हुए फ्लैट में पहुंच सकती है, समाज में इज्जत पा सकती है, इतने सारे रुपए कमा सकती है। ऐसी उज्जवल और सुंदर भविष्य से ही उसकी आंखों में उल्लास की चमक उभर आई। सर्वत्र फूल ही फूल खिल आए। मस्तिष्क में जैसे सूर्य उदय की अरुणाई सी छा गई। कहो तुलसी, बनोगी मेरी मॉडल? उसे चुप देखकर रजत ने धीरे से उसके कंधे को झंझोड़कर कहा, बनूंगी बाबूजी, बनूंगी। तुलसी के मुंह से स्वयं ही निकल गया। छट वह संभली और अपने भावों को छुपाने के लिए दांतों से नाखून चबाते हुए उससे अपनी निगाहें फर्श पर गड़ा दी। तो फिर कल से ही इस काम पर लग जाना होगा। एक बात कहूँ बाबूजी, उसने अपनी लंबी पलकें उठाते हुए रजत की ओर प्रार्थना भरे ढंग से देखा। हाँ कहो, जब तक मैं 4 पैसे ना बना लूँ किसी से कहिएगा नहीं, माँ से भी नहीं। रजत ने मुस्कुराकर उसके मासूम चेहरे को देखा और उसके भावों का अनुमान लगाते हुए धीरे से उसका हाथ थामकर उसे वचन दे दिया। तुलसी अपने और रजत के मिले हुए हाथों को देखने लगी। कहाँ वह तुच्छ गंवार गरीब और कहाँ इतना बड़ा चित्रकार। उसे यह सब कुछ बड़ा विचित्र सा लग रहा था, मानो वह वास्तविकता ना हो, कोई सपना हो, कोई सुंदर कल्पना हो। उसके जी में एक बार आया कि वह रजत के हाथ में से अपना हाथ खींच ले, किंतु वह ऐसा ना कर सकी और अपने भावों पर नियंत्रण पाते हुए मुस्कुराकर बोली, कल से मुझे क्या करना होगा? सवेरे जरा जल्दी आना होगा और देर तक मेरे सामने रहना होगा। माँ से क्या कहूँगी? जो बना कह दूँगी। यह कहते ही उसने झुककर कॉफ़ी का प्याला उठाया और उसे दूसरे हाथ से टटोलते हुए बोली, बिल्कुल ठंडी हो गई है, गर्म करके लाती हूँ। रहने दो, मुझे ठंडी कॉफ़ी अच्छी लगती है। उसने कॉफ़ी का प्याला वापस लेते हुए कहा और घूंट घूंट पीने लगा। लेकिन उसकी दृष्टि निरंतर तुलसी के शरीर पर जमी थी। उन कोड़ों को ढूंढती रही जिन्हें रंगों द्वारा निखार कर वह एक अछूती महान कलाकृति की रचना कर सके। अब मैं जाऊं बाबूजी? तुलसी के इस प्रश्न ने उसकी सोचों का तांता भंग कर दिया और वह हड़बड़ाकर कह उठा, हाँ तो और देखो। तुलसी जाते जाते रुक गई और आश्चर्य से रजत की ओर देखने लगी, जो जेब से बटुआ निकालकर खोल रहा था। रजत ने बटुए से 100 रुपये का एक नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। यह क्या बाबूजी? तुलसी कुछ घबरा सी गई थी। यह तुम्हारी कमाई की पेशगी है। पेशगी किस लिए? उसने बिना नोट की ओर हाथ बढ़ाए हुए कहा, घर की ज़रूरतों के लिए रख लो। तुम्हारी माँ भी तो बीमार है, उसके लिए दवा दारू। माँ का इलाज ठीक से चल रहा है। मेम साहब जाने से पहले पूरे महीने की पगार दे गई थी। फिर हमारी झोंपड़ी आपके घर से दूर ही कितनी है। कोई ज़रूरत भी पड़ी तो हम किसी और के आगे हाथ फैलाने थोड़े ही जाएंगे। अच्छा नमस्ते। तुलसी बिना नोट लिए चली गई और रजत के मस्तिष्क पर अपनी शराफत और सादगी की ऐसी छाप छोड़ गई जिसे वह देर तक मिटा नहीं सका और बैठा उसी के बारे में सोचता रहा। तो मित्रों, इस प्रकार गुलशन नंदा द्वारा लिखित लक्ष्मण रेखा का भाग 1 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह उपन्यास अवश्य ही पसंद आ रहा होगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में सभी को बताइए। धन्यवाद।